आइए सुनते हैं सत्यजीत रे की कहानी फ्रेंड्स। जयंत की ओर कुछ क्षणों तक ताकने के बाद मैं उससे सवाल किए बिना रह नहीं सका। आज तो बड़ा मरियल जैसा दिख रहा है, तबीयत खराब है क्या? जयंत अपने अनबनेपन को दूर हटाकर बच्चे की तरह हंस दिया और बोला, ना, तबीयत खराब नहीं है, बल्कि ताजगी महसूस कर रहा हूँ। सचमुच जगह अच्छी है। तेरी तो जानी पहचानी जगह है। पहले नहीं पता था कि जगह इतनी अच्छी है, भूल चुका था। जयंत ने एक लंबी सांस ली। इतने दिनों के बाद धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। बंगला पहले के जैसा ही है। कमरों में भी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। फर्नीचर भी पुराने जमाने वाला ही है, जैसे बेंत की ये टेबल और कुर्सियां। बेरा ट्रे में चाय और बिस्किट ले आया। कुल मिलाकर अभी 4 ही बजे हैं और धूप ढलने लगी है। चायदानी में मैंने चाय डालते डालते हुए कहा, कितने दिनों बाद यहाँ आना हुआ? जयंत ने कहा, 31 साल के बाद। तब मैं 6 साल का था। हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ है बूंदी शहर के सर्किट हाउस का बगीचा। आज सवेरे ही यहाँ पहुंचे हैं। जयंत मेरे बचपन का मित्र है। हम एक ही स्कूल में और एक ही कॉलेज में सहपाठी रह चुके हैं। आजकल वो एक अखबार के संपादकीय विभाग में नौकरी करता है और मैं एक स्कूल में शिक्षक का काम। नौकरी, जीवन में अलगाव के बाद भी हमारी दोस्ती ज्यों की त्यों बनी है। हम लोगों ने बहुत पहले ही राजस्थान भ्रमण की योजना बनाई थी। दोनों को एक साथ छुट्टी मिलने में असुविधा हो रही थी। आज इतने दिनों बाद ये संभव हुआ है। साधारण इंसान राजस्थान आते हैं तो पहले जयपुर, चित्तौड़ और उदयपुर ही देखते हैं, मगर जयंत पहले से ही बूंदी जाने का दबाव बना रहा था। मैंने भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि बचपन में मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की बूंदी का किला कविता पढ़ी थी और उस किले को इतने दिनों बाद देखने का मौका मिला। ज्यादातर आदमी बूंदी नहीं आते, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। ऐतिहासिक घटना की दृष्टि विचार किया जाए तो जोधपुर, चित्तौड़ का अधिक महत्व है, लेकिन सौंदर्य के लिहाज से बूंदी किसी से कम नहीं है। बचपन में जयंत एक बार बूंदी आ चुका है, इसलिए उन पुरानी यादों को नए सिरे से मिलान के लिए उसके मन में इच्छा जोर मार रही थी। जयंत के पिता अमीय दास गुप्त पुरातत्व विभाग में काम करते थे, इसलिए बीच बीच में उन्हें ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना पड़ता था। इस सिलसिले में जयंत भी बूंदी आया था। सर्किट हाउस वास्तव में बहुत खूबसूरत है। अंग्रेजों के जमाने का है, 100 साल से कम पुराना ना होगा। हम सुबह पहुंचने के बाद शहर का एक भ्रमण लगा चुके हैं। पहाड़ पर बूंदी का विख्यात किला है, जिसे आज बाहर से देखा है। कल हम अंदर जाकर देखेंगे। यहाँ आने पर मैंने एक बात नोटिस की है। जयंत आम तौर पर जितनी बातें करता है, यहाँ उससे कम बातें कर रहा है। शायद बहुत पुरानी यादें उसके मन में लौट कर आ रही है। बचपन के किसी पहचाने स्थान में आने से मन उदास हो जाता है और जयंत आम लोगों से अधिक भावुक है। ये बात सभी को मालूम है। हाथ की प्याली जयंत ने नीचे रखकर कहा, मालूम है शंकर, शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो इन कुर्सियों पर मैं बाबू साहब की तरह पांव मोड़कर बैठा करता था। अब देख रहा हूँ कुर्सियाँ लंबाई चौड़ाई में बड़ी नहीं है। सामने जो ड्राइंग रूम है, इससे दुगना प्रतीत होता था। चाय पीना खत्म करके बगीचे में चहलकदमी करते करते जयंत एकाएक ठिठक कर बोला, देवदारू, देवदारू का एक पेड़ उधर होना चाहिए था। ये कहकर वो तेजी से पेड़ पौधों के बीच से होता हुआ अहाते के कोने की ओर बढ़ गया। अचानक जयंत को देवदारू के पेड़ की बात क्यों याद आ गई। कुछ सेकंड्स के बाद उसका उल्लासित स्वर सुनाई दिया, हे, इट्स हियर। पेड़ की बात तुझे अचानक क्यों याद आ गई? जयंत ने कुछ देर पेड़ को देखा, उसके बाद आहिस्ता से सर हिलाकर बोला, वो बात अब याद नहीं आ रही। किसी वजह से मैं उस पेड़ के पास गया था, वहां जाकर कुछ किया था। एक अंग्रेज नहीं यार, याद नहीं आ रहा, ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा।
खाना खाने के बाद जयंत सोफे पर बैठा तो उसे धीरे धीरे पुरानी बातें याद आने लगी। उसके पिताजी किसी सोफे पर बैठकर चुरुट पिया करते थे। माँ कहाँ बैठकर स्वेटर बुनती थी और किस टेबल पर पत्रिकाएं पड़ी रहती थी। अचानक से उसे पुतली की भी याद आ गई। पुतली का मतलब लड़कियों की डॉल नहीं। जयंत के मामा ने उसे स्विट्जरलैंड से 10-12 इंच लंबी पोशाक पहने एक मूर्ति लाकर दी थी। देखने में वो एक छोटे जीवित आदमी की तरह लगती थी। भीतर कल कब से कुछ नहीं था, मगर हाथ पांव कमर सब ऐसे बने थे कि इच्छा अनुसार उन्हें घुमाया फिराया जा सके। चेहरे पर हमेशा एक हंसी तैरती रहती थी। सर पर एक पहाड़ी स्वच्छ टोपी थी जिस पर पंख खुले थे। इसके अलावा पोशाक में कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। बेल्ट, बटन, पॉकेट, मोजा, यहाँ तक कि जूते के बकल्स भी त्रुटिहीन थे। पहली बार जब जयंत बूंदी आया था तो उसके मामा कुछ वक्त पूर्व ही विलायत से लौट कर आए थे और उन्होंने उसे पुतली दी थी। स्विट्जरलैंड के किसी गांव में उन्होंने किसी बूढ़े से खरीदी थी। बूढ़े ने मजाक में कहा था कि इसका नाम फ्रिंस है, किसी दूसरे नाम से पुकारोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जयंत ने कहा, बचपन में मुझे कितने ही खिलौने मिले थे, मगर मामा ने जब फ्रिंस दिया तो मैं अपने सारे खिलौने भूल बैठा। रात दिन मैं उसी को लेकर पड़ा रहता, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया कि मैं उससे घंटों बातें करने लगा। बात बेशक एक तरफा रहती थी, मगर फ्रिंस के चेहरे पर एक ऐसी हंसी और आंखों में एक ऐसा भाव रहता था कि मुझे लगता वो मेरी बातें समझ लेता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि अगर बांग्ला के बजाय जर्मन में बात कर पाता तो बातचीत शायद एक तरफा ना होकर दो तरफा होती। अभी सोचता हूँ तो लगता है वो सब बचपन था, मगर उन दिनों की बात मेरे लिए यथार्थ जैसी थी। माँ और बाबूजी मना करते थे, लेकिन मैं किसी की बातों पर कान ही नहीं धरता था। जब मैंने स्कूल जाना शुरू ही नहीं किया था तो फ्रेंड्स को वक्त ना दे पाने का सवाल ही नहीं बनता था। इतना कहकर जयंत चुप हो गया। घड़ी की ओर देखने पर पता चला कि 9:30 बज चुके हैं। हम सर्किट हाउस में लैंप जलाकर बैठे थे। मैंने पूछा, फिर पुतली गई कहाँ? मैंने पूछा। पुतली को बूंदी लाया था, यहीं टूट गई। टूट गई? कैसे? मैंने पूछा। जयंत ने एक लंबी सांस ली और बोला, एक दिन हम बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। पुतली को बगल में घास पर रख दिया था। पास ही बहुत सारे कुत्ते जमा हो गए थे। जब जिस उम्र में मैं था मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जिद करके चाय ले ली। चाय की प्याली अचानक तिरछी हो गई और मुझ पर थोड़ी सी गरम गरम गिर गई। मैंने बंगले के अंदर जाकर पैंट बदली और जब बाहर गया तो वहां पर पुतली नहीं थी। खोज पड़ताल करने पर मैंने देखा सड़क के 2 कुत्ते मेरे फ्रेंड्स को लेकर टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, जो कि बहुत मजबूत चीज थी, इसलिए फटकर 2 भागों में नहीं बटी। लेकिन उसका चेहरा क्षत विक्षत हो गया और कपड़ा भी फट गया, यानी मेरे फ्रेंड्स का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। He was dead। उसके बाद जयंत की कहानी मुझे कमजोर लग रही थी। उसके बाद क्या? नियमानुसार फ्रेंड्स की अंत्योष्टि कर दी। इसका मतलब उस देवदारू के नीचे उसे दफना दिया था। इच्छा थी कि ताबूत का इंतजाम करूं, क्योंकि विलायती आदमी था ना, कोई बक्सा भी होता तो काम चल जाता। मगर बहुत खोजने पर भी कुछ ना मिला, तो ऐसे ही दफना दिया। और इतनी देर बाद देवदारू के पेड़ का रहस्य मेरे सामने था। 10 बजे हम सोने चले गए। एक खासे बड़े बेडरूम में अलग अलग पलंग पर हमारे बिस्तर लगे थे। कलकत्ते में पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, इसलिए थकावट के कारण लेटने के 10 मिनट में ही मुझे नींद आ गई। अब रात कितनी हो चुकी थी पता नहीं, लेकिन किसी चीज की आवाज से मेरी नींद टूट गई। बगल की तरफ मुड़ने पर मैंने जयंत को बिस्तर पर बैठे पाया। उसकी बगल में टेबल लैंप जल रहा था,
जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जयंत के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? इस बात का जवाब ना देकर जयंत एक दूसरा ही सवाल कर बैठा। सर्किट हाउस में बिल्ली या चूहा जैसी कोई चीज है क्या? मैंने कहा, अरे रहे भी हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मगर क्यों पूछ रहे हो ऐसा? छाती पर चढ़कर कोई चीज गई और मेरी नींद टूट गई। मैं बोला, चूहा आमतौर पर नाली से आता है, इसके अलावा मुझे ये नहीं मालूम कि खाट पर चढ़ता है कि नहीं। जयंत ने कहा, इससे पहले भी मेरी नींद टूट चुकी है। तब खिड़की में खचखच जैसी कोई आवाज आ रही थी। अगर खिड़की से आवाज आई है तो ज्यादा संभावना है बिल्ली हो सकती है। मगर जयंत के मन का खटका दूर नहीं हो रहा था। मैंने पूछा, रोशनी जलने पर किसी चीज पर नजर पड़ी थी? नथिंग, पर इतना जरूर है तुरंत बत्ती नहीं जलाई थी। शुरू में अचकचा कर उठा, थोड़ा डर गया था। रोशनी जलाने पर किसी चीज पे नजर नहीं पड़ी। इसका मतलब अगर कोई चीज आई होगी तो कमरे के अंदर ही होगी। मैं तुरंत बिस्तर से नीचे उतर आया और घर के हर कोने में, खाट के नीचे, सूटकेस के पीछे पड़ताल की। कहीं कुछ नहीं मिला। जयंत ने धीमी आवाज देकर मुझे बुलाया। शंकर। मैं कमरे में लौट आया। देखा जयंत अपनी रजाई के सफेद खोल की तरफ देख रहा है। मैं उसके पास गया तो उसने रजाई का कोना रोशनी में बढ़ाकर कहा, देखो तो ये क्या है? मैंने झुककर देखा तो उस पर कत्थई रंग की छोटी छोटी गोल छापे थी। मैंने कहा, बिल्ली की हो सकती है। जयंत कुछ नहीं बोला। पता नहीं वो क्यों बहुत चिंतित हो गया। मैं बगल में ही हूं, मैंने उसे आश्वासन दिया और बत्ती बुझाकर फिर से लेट गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, जयंत ने जो कहा वो सपने में देखा है। बूंदी आने पर उसे पुरानी यादों ने घेर लिया है, इसलिए वो मानसिक तनाव में है। इसी से बिल्ली के चलने का सपना देखा होगा। रात में फिर कोई घटना घटी। मुझे नहीं मालूम। जयंत ने भी सुबह कोई नया अनुभव नहीं बताया, लेकिन उसे देखकर इतना तय था कि वो रात में सही से सोया नहीं था। मैंने मन ही मन तय किया कि मेरे पास जो नींद की टिकिया है, आज रात वो जयंत को खिला दूंगा। अपनी योजना के अनुसार नाश्ता पानी करके बूंदी का किला देखने चले गए। जयंत का बचपना आनंद देखकर लग रहा था कि वो पुतली वाली बात भूल चुका है। वो एक एक चीज देखता और चिल्ला उठता, गेट के ऊपर वही हाथी है, ये वही चांदी का पलंग है और ये वही सिंहासन है। मगर 1 घंटा बीतते बीतते उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। एक लंबी कोठरी में चहलकदमी कर रहा था। तभी याद आया कि जयंत मेरे साथ है नहीं। कहाँ गया वो? हमारे साथ एक गाइड था, उसने बताया बाबू छत पर गए हैं। दरबार घर देखकर जब मैं छत पर आया तो देखा जयंत अनमना सा खड़ा है। वो इतनी चिंता में डूबा हुआ था कि मैं उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में मैंने उसका नाम लेकर पुकारा तो वो चौंक उठा। तुझे क्या हुआ है? ठीक ठीक बता। इतनी खूबसूरत जगह पर भी तू मुंह सिकोड़ के खड़ा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जयंत ने बस इतना कहा, तेरा देखना हो चुका हो तो फिर अब। मैं अकेला होता तो थोड़ी देर और रुकता, लेकिन जयंत की हालत देख सर्किट हाउस वापस लौटना पड़ा। हम चुपचाप गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे। जयंत के अंदर एक उत्तेजना दबी हुई थी, जो उसके हाथों की हरकत से जाहिर हो रही थी। वो कभी खिड़की पर हाथ रखता, कभी गोद में, और फिर उंगलियों को मटकाता या दांत से काटता। उसे छटपटाते देख मैं अशांति का अनुभव कर रहा था। 10 मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैं
चुप नहीं रह सका। अपनी दुश्चिंता मुझे बता दो, हो सकता है मैं कोई हल जयंत, हो सकता है मेरे पास उसका कोई हल हो। यकीन भले ना करूं, लेकिन उस विषय पर तुझसे विचार विमर्श तो कर सकता हूं। कल रात प्रिंस हमारे कमरे में आया था। रजाई पर उसके ही पैरों के निशान थे। इस बात पर मुझे जयंत के कंधों को झंझोड़ने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करना था। जिसके दिमाग में ऐसी अजीब धारणा जमकर बैठ गई है, उसे क्या समझाया जा सकता है। फिर भी मैंने कहा, तूने उसे देखा था? नहीं। तब इतनी बात जरूर है कि जो चीज छाती पर चल रही थी वो चौपाया ना होकर दुपाया थी। ये बात मैं साफ साफ समझ रहा था। सर्किट हाउस के पास गाड़ी से उतरते समय ये जरूर तय किया कि जयंत को नर्व टॉनिक जैसी चीज भी दूंगा। सिर्फ नींद की गोली से काम नहीं चलेगा। बचपन की एक साधारण स्मृति एक 37 साल के जवान इतना परेशान करेगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमरे के अंदर आने पर मैंने कहा, 12 बज चुके हैं, अब स्नान कर लेना चाहिए। जयंत ने कहा, पहले तू हुआ। फिर पलंग पर लेट गया। स्नान करते करते मेरे दिमाग में एक विचार आया। जयंत को स्वाभाविक स्थिति में लाने का यही एक उपाय है। जो विचार आया वो ये कि अगर पुतली को किसी खास स्थान पर दफनाया गया है और उस जगह का पता है, तो मिट्टी खोदने पर पुतली ना सही लेकिन कुछ ना कुछ अंश तो मिलेगा ही। कपड़े लत्ते जमीन के तले 30 साल बाद भी नहीं रह सकते, लेकिन धातु की चीज जैसे फ्रेंस के बेल्ट का बकलस, कोट के बटन अगर बरकरार हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं। और जयंत को अगर दिखाया जाए कि उसकी लाडली पुतली की केवल वे ही चीजें बची हुई है और बाकी सब मिट्टी में समा गई है, तो हो सकता है उसके मन से ये उटपटांग धारणा दूर हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वो हर रोज अजीब अजीब सपना देखेगा और सुबह उठकर कहेगा कि फ्रेंस मेरी छाती पर चल रहा था, और इस तरह कहीं उसका दिमाग खराब ना हो जाए। ये बात जब मैंने जयंत को कही तो लगा उसे मेरा विचार पसंद आया है। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद वो बोला, खोदेगा कौन? कुदाल कहाँ मिलेगा? मैंने हंसकर जवाब दिया, जब इतना बड़ा बागीचा है तो माली तो होगा ही, और माली के रहने का मतलब है कुदाल भी है। उसे हम कुछ बख्शीश दे तो मैदान की थोड़ी सी जमीन खोदने में वो आनाकानी नहीं करेगा। जयंत तुरंत राजी हो गया। 1-2 बार जब डांट पिलाई तो नहा धो भी आया। खाना खाने के बाद हम बगीचे की तरफ के बरामदे में कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों के सिवा सर्किट हाउस में कोई नहीं है। 3 बजने पर एक पगड़ीधारी आदमी हाथ में झाड़ी लेकर बगीचे में आया। उम्र दराज आदमी है। बाल, मूछें और गलपट्टे सफेद हो चुके हैं। तुम कहोगे या मैं कहूं? जयंत के सवाल पर मैंने आश्वासन की मुद्रा में हाथ उठाकर इशारा किया और कुर्सी छोड़कर सीधे माली के पास चला गया। मिट्टी खोदने के प्रस्ताव पर शुरू में माली ने मुझे संदेह से देखा। समझ गया था कि ऐसा प्रस्ताव इससे पहले किसी ने उसके सामने नहीं रखा। काहे बाबू? उसके इस सवाल पर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर मीठे स्वर में कहा, कारण अगर ना ही जानो तो हर्ज क्या है? 5 रुपया बख्शीश दूंगा। जो कह रहा हूं कर दो। कहना ना होगा कि इस पर माली सिर्फ राजी ना हुआ बल्कि दांत निपोर कर सलामी ठोकी और ऐसा भाव दिखाया जैसे वो हमारा खरीदा हुआ गुलाम हो। बरामदे में बैठे जयंत को मैंने इशारे से बुलाया। निकट आने पर मैंने देखा उसका चेहरा अस्वाभाविक तौर पर बुझा हुआ है। मुझे उम्मीद हुई कि खोदने पर पुतली का कुछ न कुछ अंश मिल ही जाएगा। इस बीच माली कुदाल ले आया।
हम तीनों देवदारू के पेड़ के नीचे आने लगे। पेड़ के तने के लगभग 1.5 हाथ दूरी की ओर इशारा करके जयंत बोला, हाँ यहीं, बिल्कुल यहीं। ठीक ठीक याद है ना? मैंने पूछा। जयंत ने कुछ नहीं कहा, बस माथे को हिलाकर हामी भरी। कितना नीचे गाढ़ा था? 1 बित्ता नीचे तो होगा ही ना। माली बेझिझक उस जगह को खोदने लगा। खोदते खोदते पूछा कि जमीन के नीचे कोई धन दौलत है या नहीं, अगर है तो उसे भी हिस्सा मिलेगा या नहीं। ये बात सुनकर यद्यपि मैं हंस पड़ा, लेकिन जयंत के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अक्टूबर में बूंदी में गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जयंत के कॉलर के नीचे का हिस्सा भीग गया है। वो एकटक जमीन की ओर देखे जा रहा है। मालिक कुदाल चलाए जा रहा है। अभी तक पुतली का कोई निशान नहीं दिखा। एक मयूर की तेज आवाज सुनकर मैंने सर उधर घुमाया। तभी जयंत के गले से एक अजीब चीख निकली और मेरी आंखें तत्क्षण उसकी ओर चली गई। दूसरे ही क्षण अपने कांपते हाथों को धीरे से बढ़ाकर तर्जनी के गड्ढे की ओर इशारा किया। उसके बाद एक अस्वाभाविक स्वर में उसने पूछा, ये क्या चीज है? माली के हाथ से कुदाल गिर गई। जमीन की ओर देखने पर मैंने जो देखा, उसके फलस्वरूप भय, विस्मय और अविश्वास से मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। देखा तो गड्ढे के अंदर धूल से भरा हुआ 10-12 इंच का एक सादा समूचा नर कंकाल हाथ पैर फैलाए चित पड़ा है।